हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रोक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्ट्रोक या फिर ब्रेन स्ट्रोक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है ये। स्ट्रोक या फिर इसको ब्रेन स्ट्रोक भी कहते हैं या फिर इसको सेरिब्रोवैस्कुलर अटैक या फिर एक्सीडेंट भी कहते हैं, CVA। सेरिब्रोवैस्कुलर मीन्स सेरिब्रो मतलब ब्रेन, वैस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स का रोल है जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर रही हैं। अब इन्हीं ब्लड वेसल्स की वजह से ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलती है और ब्रेन को 20% ब्लड सप्लाई मिलती है पूरी बॉडी की, क्योंकि ब्रेन बहुत ही वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी के लिए। ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। अब इन ब्लड वेसल्स में जब कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, सपोज इनमें क्लोट हो गया या फिर ये बर्स्ट हो गई, इनमें इंजरी हो गई जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो गई है ब्रेन में, तो ब्रेन के जो टिश्यूज हैं उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। और जो ब्रेन के जो टिश्यूज होते हैं ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि विद इन 5 मिनट्स, अगर 5 मिनट तक इनको प्रॉपर ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिल पाता तो ब्रेन टिश्यू की डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। और जितना डिले करेंगे उतना परमानेंट डेथ ऑफ ब्रेन टिश्यू हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाती है ब्रेन टिश्यू की, जो कि अगर परमानेंट हो जाती है तो ये इरिवर्सिबल होती है, मतलब इसको हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। नाउ सेरिब्रोवैस्कुलर अटैक या फिर जिसको हम कॉमनली स्ट्रोक बोलते हैं, तो ये क्या है, एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो अगर हम किसी पेशेंट को देखते हैं जिसको स्ट्रोक हो गया है, अभी हम स्ट्रोक के साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे कि हम कैसे असेस कर सकते हैं घर में भी कि हमारा कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई पेशेंट जिसको स्ट्रोक हो गया है उसको कैसे असेस करना है। तो अगर हमें पता लग जाता है कि उसको स्ट्रोक हुआ है तो उसके बाद हमने बिल्कुल भी वेट नहीं करना, क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। जितना ज़्यादा हम टाइम लगाएंगे उतना ज़्यादा परमानेंट ब्रेन में डैमेज हो जाएगा और वो जो पार्ट जिस बॉडी को कंट्रोल कर रहा है वो परमानेंटली डिसेबल हो जाता है। नाउ अ सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या फिर स्ट्रोक इज अ सडन लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन। इसमें क्या होता है, सडनली ब्रेन का फंक्शन लॉस हो जाता है। सडनली इसलिए क्योंकि जैसे ही ब्रेन के टिश्यूज को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो कुछ ही मिनट में क्या होगा, ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं, वो डाई होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें नेक्रोसिस हो जाती है। कॉज बाय एन इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई टू अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं वो ब्लड वेसल्स, जो आर्टरीज ब्रेन के उस पर्टिकुलर पार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर रही हैं, अगर उस आर्टरी में क्लोट हो जाता है या फिर वहां पर कोई इंजरी हो जाती है आर्टरीज में और उस पर्टिकुलर ब्रेन के पार्ट को जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो जो पार्ट जिस बॉडी को कंट्रोल कर रहा है वो डिसेबल हो जाएगा, लीडिंग टू न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स, जैसे कि पैरालाइज हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो हमारे ब्रेन का जो सेरिब्रम जो पार्ट है, हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर होते हैं, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है। और जो मोटर फंक्शन होते हैं, मोटर फंक्शन मतलब जो वॉल्यूंटरी मूवमेंट है, जैसे कि मैं अपने वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स कर रही हूँ, हाथ हिला रही हूँ, चल रही हूँ, फिर रही हूँ, ठीक है। तो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है और जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो राइट साइड की बॉडी की वॉल्यूंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। तो जहां पर भी डैमेज हुआ है उसका ऑपोजिट मतलब कॉन्ट्रालेटरल डैमेज होगा। तो पैरालाइज हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है या फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है। और हम फर्दर भी अभी साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक क्या है कि जो ब्लड वेसल्स या फिर आर्टरीज ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, अगर उन आर्टरीज में कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है ब्लड फ्लो में, तो ब्लड फ्लो कैसे डिस्टर्ब होगा, या तो उस आर्टरी में क्लोट हो जाएगा या फिर वो रप्चर हो गई है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो गई है ब्रेन में। तो ब्रेन के उस पर्टिकुलर पार्ट को क्या होगा कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी। अब की पॉइंट्स आपने क्या याद रखने हैं कि जो ब्रेन के टिश्यू है वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं ऑक्सीजन डेप्रीवेशन के लिए। मतलब उनको थोड़ी सी भी देर अगर ऑक्सीजन डिप्राइव होती है, नहीं मिलती ऑक्सीजन ब्रेन के टिश्यूज को, तो वो डेथ होना उनकी स्टार्ट हो जाती है। इवन 3 to 5 मिनट्स ऑफ कंप्लीट इंटरप्शन ऑफ सेरिब्रल ब्लड फ्लो कैन लीड टू परमानेंट न्यूरोनल डेथ एंड क्लिनिकल स्ट्रोक। तो अगर 3 से 5 मिनट तक उनको कंप्लीट ब्लड सप्लाई नहीं मिलती ब्रेन के टिश्यूज को, तो उनके परमानेंट न्यूरोनल डेथ मतलब कि जो न्यूरॉन्स हैं वो डेथ उनकी हो जाती है परमानेंट। और अगर परमानेंट होती है तो क्या होता है कि क्लिनिकल स्ट्रोक उस पेशेंट को हो जाता है। आफ्टर दैट नेक्रोसिस एंड इन्फेक्शन डेवलप्स इन दैट ब्रेन एरिया। तो सबसे पहले न्यूरॉन की डेथ होगी और फिर वो क्या होगा, वो जो एरिया है वो नेक्रोस हो जाएगा, मतलब उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, वहां पर नेक्रोसिस हो जाएगी, टिश्यू डेथ हो जाएगी और इन्फेक्शन हो जाएगा।
अब टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, इन्फेक्शन इज नॉट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का मतलब है कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो टिश्यू की डेथ हो गई। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रोक क्या होते हैं, मेनली दो टाइप के स्ट्रोक होते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक और हेमोरेजिक स्ट्रोक। लेकिन हम तीसरा टाइप भी डिस्कस करेंगे, वो क्या है, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक या फिर TIA, जिसको मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं। अभी वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक, जो कि 85% जो स्ट्रोक के केसेस हैं वो कौन से होते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक वाले। इस्कीमिया का क्या मतलब होता है, इस्कीमिया का मतलब होता है कि जब ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती टिश्यूज को, तो टिश्यूज को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो, क्योंकि ब्लड ही ऑक्सीजन डिलीवर कर रहा है टिश्यूज तक, तो जब टिश्यूज को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो उस केस को हम इस्कीमिया कहते हैं। वो कब होता है, तो ये 85% केसेस में होता है। इसमें क्या होता है, कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ सेरिब्रल आर्टरी लीड्स टू रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई एंड डेथ। तो यहां पर हम डायग्राम में देखते हैं, फर्स्ट जो टाइप जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है, इस्केमिक स्ट्रोक। तो ये क्या है, ब्रेन को ब्लड वेसल सप्लाई कर रही हैं, आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही हैं। अब अगर इस आर्टरी में, जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है, अगर इस आर्टरी में क्लोट बन जाता है, तो यहां पर आप देख रहे हो ये क्या है, ब्लड क्लोट है। अब ये क्लोट थ्रोम्बस भी हो सकता है, एम्बोलाई भी हो सकता है, वो भी हम पढ़ेंगे सब टाइप्स में। तो ये क्लोट यहां पर बन गया, तो सपोज ये जो ब्लड वेसल थी या फिर आर्टरी थी, इस पार्ट को सप्लाई कर रही थी ब्रेन के, और यहां पर क्लोट बन गया। अब अगर क्लोट बन गया तो यहां से जो ब्लड है वो आगे पास नहीं हो पाएगा, ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। तो इस पर्टिकुलर एरिया को, ब्रेन के इस पर्टिकुलर एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, और जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, यहाँ क्या कंडीशन हो जाएगी, इस्कीमिया हो जाएगा। मतलब ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही और ब्रेन टिश्यू की डेथ हो जाएगी। तो इस्केमिक स्ट्रोक में क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है आर्टरी की, सेरिब्रल आर्टरी। तो जरूरी नहीं कि जो सेरिब्रल आर्टरीज हैं वही, कोई भी जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है आर्टरी, किसी में भी क्लोट डेवलप हो सकता है। तो उस आर्टरी में अगर ब्लड क्लोट बन जाता है तो ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी टिश्यू को और उनकी डेथ हो जाएगी, न्यूरॉन्स की डेथ हो जाएगी। अब इसके टू टाइप होते हैं, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक एंड एम्बोलिक स्ट्रोक। थ्रोम्बोटिक, थ्रोम्बस मतलब थ्रोम्बस फॉर्मेशन, थ्रोम्बस मतलब ब्लड क्लोट की फॉर्मेशन जो होती है वो इटसेल्फ ब्रेन की आर्टरी में हुई है, मतलब सेरिब्रल आर्टरी में ही हुई है, दैट ऑलरेडी हैज फैट डिपॉजिट। मतलब उस आर्टरी में, जो ब्रेन की जो आर्टरीज हैं उसमें ऑलरेडी फैट के डिपॉजिट्स थे। जो फैट डिपॉजिट जब आर्टरी में होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि जो आर्टरीज है वो हार्ड हो जाती हैं और नैरो हो जाती हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्या है, हार्डनिंग हो रही है, फैट की डिपोजिशन हो रही है, ब्लड वेसल की वॉल पर प्लाक्स की डिपोजिशन हो रही है, जिसकी वजह से वो हार्ड हो गई है और नैरो हो गई है। तो अगर ब्रेन की आर्टरी में खुद से ही एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, मतलब वहां पर फैट की डिपोजिशन होती है, जिसकी वजह से वहां क्या बनता है, ब्लड क्लोट बनता है। मतलब ये ब्लड क्लोट कहीं और से नहीं आया, ये ब्रेन की आर्टरी में ही डेवलप हुआ था, वहीं पर बना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, थ्रोम्बस वहां पर बन जाना। एम्बोलाई क्या होता है, एम्बोलिक स्ट्रोक, एम्बोलिक का मतलब है एम्बोलस। एम्बोलस क्या होता है, वो भी क्लोट ही होता है या फिर कोई फैट का पार्टिकल होता है जो कि ब्रेन में नहीं बना था, वो कहीं और से ट्रेवल होकर ब्रेन में पहुंचा था, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बोलस बोलते हैं। और ये कंडीशन किस में आएगी, एम्बोलिक स्ट्रोक में। और दोनों ही इस्केमिक स्ट्रोक के टाइप है, क्योंकि दोनों में ही ब्लड वेसल में क्या आ गई है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है ब्लड क्लोट के कारण। अब सबसे पहले थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक की बात करते हैं कि ब्रेन की जो आर्टरीज हैं उनमें थ्रोम्बस या फिर क्लोट क्यों बनता है। तो उसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, हाइपरटेंशन, सबसे ज्यादा कॉमन रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन। कांस्टेंट, काफी लंबे टाइम से किसी पर्सन को बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है, प्रॉपर ट्रीटमेंट वो नहीं ले रहा, उससे क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी एक तो वॉल्स वीक हो जाती हैं, प्लस उसमें ब्लड क्लोट बनने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, ट्राइग्लिसराइड्स का ज़्यादा होना, लिपिड्स का ज़्यादा होना, तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये भी क्या बनाता है, थ्रोम्बस बनाता है, क्लोट बनाता है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल होना क्या मतलब है इसका, कि फैट का ज़्यादा बढ़ना, तो फैट ज़्यादा होगा तो आर्टरीज में फैट की डिपोजिशन ईजिली होगी। डायबिटीज मेलाइटस, DM, डायबिटीज क्या है, शुगर ज्यादा होना, इससे क्या होता है, ब्लड में शुगर ज्यादा होती है तो एक तो ब्लड गाढ़ा रहता है तो ब्लड क्लोट बनने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। दूसरा जो डायबिटीज है वो ब्लड वेसल्स की वॉल्स को डैमेज करता है, उसकी लाइनिंग को डैमेज करता है, हाई शुगर, तो ये भी। देन स्मोकिंग,
ज़्यादा लंबे टाइम से स्मोकिंग कर रहा है कोई पेशेंट, सो स्मोकिंग क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, प्लस साथ में ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। तो स्मोकिंग अगेन रिस्क फैक्टर है। ओल्ड एज, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, एज बढ़ती है, तो क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स की जो इलास्टिसिटी है वो नहीं रहती, ब्लड वेसल्स रिजिड हो जाती हैं, और जब रिजिड होंगी तो उनमें क्लोट बनने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ओबेसिटी, मोटापा अगेन क्या करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, डायबिटीज का रिस्क बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल का रिस्क बढ़ाता है। तो इन सभी रिस्क फैक्टर से क्या हो सकता है, ब्रेन की आर्टरी में थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो सकती है। दूसरा एम्बोलिक स्ट्रोक। एम्बोलस कहाँ बनता है, देखो मोस्ट कॉमनली हार्ट में से क्लोट आता है और ब्रेन तक पहुंच जाता है, ब्रेन की आर्टरीज में पहुंच जाता है कैरोटिड आर्टरीज के थ्रू। एम्बोलिक स्ट्रोक क्या होगा कि जो क्लोट ट्रैवल करके हार्ट से ब्रेन तक पहुंचा है। अब हार्ट में क्यों क्लोट बनेगा, या फिर एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है। एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब है कि जो हार्ट के जो एट्रियाज हैं वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, वो फास्ट और इरेगुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि ब्लड आगे अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ब्लड वहीं पर इकट्ठा रहता है, ब्लड पूलिंग होती है, स्टेगनेंट ब्लड रहता है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड आगे पास नहीं होता, और जब ब्लड इकट्ठा रहता है तो क्या होता है, उसमें क्लोट बनने लग जाते हैं। हार्ट अटैक के बाद क्या होता है, या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद क्या होता है कि हार्ट के जो मसल्स है वो वीक हो जाते हैं, वो वीक मसल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, जिससे अगेन ब्लड अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होकर आगे पंप नहीं हो पाता और वहीं पर इकट्ठा होता है, जिससे ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एंडोकार्डाइटिस क्या होता है कि जो एंडोकार्डियम लेयर है हार्ट की, उसमें इन्फेक्शन होना, वो कहाँ होता है, हार्ट के जो वॉल्स हैं वहां पर इन्फेक्शन होना। इन्फेक्शन भी क्या करता है, इन्फेक्शन मतलब कि जो बैक्टीरिया है उसके क्लम्स फिब्रिन प्लेटलेट्स के साथ मिक्स होकर ये भी एम्बोलस का फॉर्म लेते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये था इस्केमिक स्ट्रोक, जो कि 85% केसेस स्ट्रोक के इस्केमिक स्ट्रोक के होते हैं। दूसरा आता है हेमोरेजिक स्ट्रोक, 15% केसेस। अब हेमोरेजिक मतलब ब्लीडिंग, हेमरेज मतलब ब्लीडिंग, तो ये क्या होता है, कोज बाय अ रप्चर ऑफ अ ब्लड वेसल लीडिंग टू ब्लीडिंग इनटू ब्रेन टिश्यू। तो ये देखो यहाँ पर ये है हेमोरेजिक स्ट्रोक, तो यहाँ पर ये जो आर्टरी जो सप्लाई कर रही थी ब्रेन को ब्लड, वो क्या हो गई, रप्चर हो गई यहाँ पर, तो जो ब्लड है वो बाहर ब्रेन के टिश्यूज में ब्लीडिंग हो गई, वहां पर फैल गया ब्लड, तो ब्लीडिंग हो गई, वहां पर हेमरेज हो गई, या तो ब्रेन के अंदर होगी या फिर ब्रेन के सराउंडिंग में ब्लीडिंग हो सकती है, कहीं पर भी आर्टरी रप्चर हो सकती है। तो इसको हम बोलते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक। तो ये किस लिए होती है, ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है जिससे ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। इस ब्लीडिंग से क्या होता है, जब ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज हो जाता है। ब्रेन के अंदर एक प्रेशर होता है, क्रेनियम के अंदर प्रेशर होता है, जिसको इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहते हैं। तो जब ब्लीडिंग होती है तो ब्रेन का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जिससे इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है ब्रेन टिश्यूज का भी, वहां पर एडिमा भी हो जाता है, और ब्लड के कारण वहां पर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है, जिससे क्या होता है, ब्रेन के जो टिश्यूज हैं उनको प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिलता, क्योंकि एक तो ये जो ब्लड वेसल थी जिसको सप्लाई कर रही थी जिस पार्ट को ब्रेन के, उसको तो मिलेगा ही नहीं ब्लड प्रॉपर, जो आसपास भी जो ब्रेन टिश्यूज है, क्योंकि ये जो ब्लड है, अब क्योंकि ये ब्लड यहाँ पर निकल गया, ब्रेन के टिश्यू में आ गया आर्टरी से निकल के, तो ये ब्लड भी प्रेशर डालता है दूसरे टिश्यू पर, जिससे इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज होता है, और दूसरे टिश्यूज पर भी प्रेशर डालने की वजह से उनको भी प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है इंट्रा सेरिब्रल, इंट्रा मतलब विद इन सेरिब्रम, मतलब ब्रेन के अंदर, सेरिब्रल जहां पर वर्ड आ रहा है वहां ब्रेन की बात हो रही है, तो ब्लीडिंग इनसाइड ब्रेन टिश्यू। दूसरा आता है सब आरेकनॉइड हेमरेज, सब आरेकनॉइड स्पेस होता है ब्रेन के अराउंड जहां पर CSF फ्लो करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सब आरेकनॉइड स्पेस, वहां पर भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ब्रेन और मेनिंजेस के बीच सब आरेकनॉइड स्पेस कहां पर होता है, मेनिंजेस जो लेयर होती हैं, ड्यूरा मैटर, एरेकनॉइड मैटर एंड पाया मैटर, तो एरेकनॉइड और पाया के बीच में क्या होता है, सब एरेकनॉइड स्पेस, जहां पर ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको सब एरेकनॉइड हेमरेज कहते हैं। अब इसके कोजेस क्या है, अगेन हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन मैंने आपको बताया जिसमें ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, थिन हो जाती हैं ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से, तो वो जो आर्टरीज हैं वो इजीली रप्चर हो सकती हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से,
ब्रेन एन्यूरिज्म, अगेन ब्रेन की कोई ब्लड वेसल में, कोई आर्टरी में क्या हो सकता है, एन्यूरिज्म हो सकता है। एन्यूरिज्म क्या होता है कि जैसे कि ये जो ब्लड वेसल है इसमें ऐसे बलून जैसा बल्ज हो जाएगा, इसको एन्यूरिज्म बोलते हैं। और ये जो एन्यूरिज्म है ये इजीली रप्चर हो सकता है और ब्लीडिंग कोज कर सकता है। अब ये ब्रेन एन्यूरिज्म भी हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, हाइपरटेंशन इसका कॉमन कोज है, कॉमन रिस्क फैक्टर है। देन आता है हेड इंजरी, ऑफ कोर्स इंजरी हो गई है, कोई ट्रॉमा हो गया है तो ब्रेन की जो वेसल्स है वो रप्चर होती ही है। देन एंटीकोगुलेंट्स ओवरडोज, बहुत सारे पेशेंट जिनको हार्ट कंडीशंस होती है वो एंटीकोगुलेंट्स पर होते हैं, वो मेडिसिन जो कि क्लॉट को प्रिवेंट करती है, क्लॉट नहीं बनने देती या फिर कोगुलेशन नहीं होने देती। तो अगर एंटीकोगुलेंट्स की ओवरडोज हो जाती है, जैसे कि हेपरिन पर है पेशेंट, वॉरफरिन पर है पेशेंट, जिन पेशेंट को एएफ है या फिर एमआई है, तो ये पेशेंट्स इन ड्रग्स पर होते हैं। और अगर इनकी ओवरडोज हो जाए, मतलब प्रॉपर ब्लड टेस्ट नहीं किए गए ये ड्रग्स को लेते टाइम, ये मेडिसिन को लेते टाइम, तो क्या होगा कि ब्लीडिंग का रिस्क इंक्रीज हो सकता है और ब्लड वेसल्स जो है इजीली रप्चर हो सकती है। सपोज अगर ब्रेन एन्यूरिज्म है तो वो इजीली रप्चर हो सकता है, और अगर रप्चर हो भी गया उसके बाद ब्लीडिंग बहुत ज्यादा अनकंट्रोल होगी क्योंकि क्लॉट नहीं बनेगा। उसके बाद आता है ब्रेन ट्यूमर और एमिलॉइड एंजियोपैथी। ब्रेन ट्यूमर हो गया या फिर एमिलॉइड प्रोटीन वहां पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो ये सभी क्या करते हैं, ये प्रेशर डालते हैं, ब्रेन की जो वेसल्स हैं वो इजीली रप्चर हो सकती हैं। कोकेन और एम्फेटामाइंस यूज, ये जो ड्रग्स होते हैं रिक्रिएशनल ड्रग्स, ये इनके लॉन्ग टर्म यूज से भी क्या हो सकता है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो सकती है ब्रेन की। तीसरा आता है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक या फिर इसको मिनी स्ट्रोक भी बोलते हैं, टीआईए। ट्रांजिएंट मतलब थोड़े टाइम के लिए। तो टीआईए क्या होता है, जब इसमें भी क्या होता है कि कोई क्लोट आ जाता है, जैसे यहां पर ब्लड वेसल में कोई क्लोट आ गया ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक में, ब्रेन की ब्लड वेसल में, तो लेकिन ये जो क्लोट है, ये क्लोट यहां पर आ गया, ब्रेन का ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हुआ और साइन एंड सिम्टम्स भी आए स्ट्रोक वाले, लेकिन ये क्लोट खुद से ही यहां से हट जाता है थोड़े टाइम में ही या फिर डिसॉल्व हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक या फिर क्या बोलते हैं, मिनी स्ट्रोक। इसलिए इसको मिनी स्ट्रोक बोलते हैं क्योंकि जो पेशेंट है, ये पर्सन है, वो खुद से ही ठीक हो जाता है, खुद से ही उसके सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, थोड़ी देर में ही, कुछ घंटों में ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ये जो क्लोट है वो अपने आप डिसॉल्व हो गया या फिर यहां से हट जाता है और प्रॉपर ब्लड फ्लो दोबारा से ब्रेन टिश्यू को मिलने लग जाता है। तो टीआईए हैपेंस व्हेन द ब्लड फ्लो टू अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टॉप्स ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। ब्लड फ्लो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही डिस्टर्ब होता है, जैसे कि फ्यू मिनट्स के लिए, बहुत कम टाइम के लिए, तो ब्लड फ्लो दोबारा से रिटर्न हो जाता है नॉर्मल, और जो ब्रेन है वो परमानेंटली डैमेज नहीं होता। इसके सिम्टम्स भी सेम होते हैं स्ट्रोक जैसे, लेकिन सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही होते हैं। लेकिन ये जो मिनी स्ट्रोक है ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि आपको लेटर एक्चुअल स्ट्रोक आ सकता है। तो मिनी स्ट्रोक क्या है, एक सीरियस वार्निंग है। 3 में से 1 पेशेंट को जिनको टीआईए होता है, मिनी स्ट्रोक होता है, उनको लेटर बाद में थोड़े टाइम में स्ट्रोक हो जाता है, फुल ऑन स्ट्रोक जो है वो होता है। तो टीआईए है वो लेटर ऑन फुल स्ट्रोक में बदल जाता है अगर जो पर्सन है वो ट्रीटमेंट नहीं लेता। नाउ अब आता है पैथोफिजियोलॉजी। तो इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, हमने देखा कि या तो इस्कीमिक होगा या फिर हेमरेजिक, 2 मेन टाइप है, जिसकी वजह से ब्रेन के जो टिश्यूज है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन और ग्लूकोज ब्रेन टिश्यू को नहीं मिलेगा और एटीपी डिप्लीशन, एटीपी कम होती रहेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी ब्रेन सेल्स को। अब ऑक्सीजन के बिना क्या होगा, ब्रेन के जो सेल्स है वो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस करेंगे, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है और लैक्टिक एसिड पीएच को और कम करता है, जिससे क्या होगा, एसिडोसिस की कंडीशन होती है और ज्यादा ब्रेन डैमेज होता है। अब इस्कीमिया डेवलप हो जाता है, मतलब ब्रेन के टिश्यूज को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती और वो हाइपोक्सिक हो जाते हैं, जिससे न्यूरॉन्स जो है विद इन मिनट्स मर जाते हैं, मतलब 3 to 5 मिनट्स में ही अगर उनको बिल्कुल ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही तो वो पर्टिकुलर न्यूरॉन्स जो है मर जाएंगे, डाई हो जाएंगे। रिलीज ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इससे क्या होता है, जब उनको नहीं मिलते तो एक्साइटिंग वाला न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, जैसे कि ग्लूटामेट, जिससे वो ओवर एक्साइट कर देता है न्यूरॉन्स को और इससे सीजर्स भी आ सकते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो जाता है, स्ट्रोक के सिम्टम्स आते हैं जैसे कि पैरालाइज, स्पीच डिफिकल्टी, बोलने में प्रॉब्लम आएगी, समझने में प्रॉब्लम आएगी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और बहुत सारे सिम्टम्स है, अभी हम डिस्कस करेंगे। और एक और चीज, सिम्टम डिपेंड करता है कौन सा एरिया अफेक्ट हुआ है ब्रेन में।
तो ब्रेन का बहुत बड़ा हमारा ब्रेन है और इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं और हर पार्ट क्या है, अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। तो जो ब्रेन का एरिया अफेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही सिम्टम्स आएंगे। अब यहाँ पर हम ब्रेन का एरिया देखते हैं, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स देखते हैं। तो ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है और ये जो लार्जेस्ट जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये क्या है, हमारा सेरिब्रम। और सेरिब्रम के दो हेमिस्फीयर्स होते हैं जिनको सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कहते हैं, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दोनों हेमिस्फीयर के 4 लोब होते हैं, मतलब ईच हेमिस्फीयर हैज इट्स ओन 4 लोब्स। हर हेमिस्फीयर के 4 लोब होते हैं और वो कौन से लोब होते हैं, फ्रंटल लोब, ये वाला फ्रंटल लोब, ये पैराइटल लोब, ये बैक वाला ओसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब साइड वाला। तो ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर के लोब है। इसी तरह से राइट वाले के, अगर सपोज ये लेफ्ट है तो राइट वाले के अपने लोब्स हैं। उसके बाद क्या आता है, स्ट्रक्चर सेरिबेलम आता है और ये ब्रेन स्टेम होता है। ब्रेन स्टेम क्या होता है, जिसमें पोन्स, मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है, जिसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब हम 1 बाय 1 इनके फंक्शंस पढ़ते हैं ब्रीफली, ताकि आपको जब हम साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इनमें से कौन सा एरिया अफेक्ट हुआ है जिसकी वजह से ये साइन एंड सिम्टम आया है। तो ये सभी डिफरेंट जो पार्ट्स हैं ब्रेन के, ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि जो फ्रंटल लोब है ये वॉलंटरी मूवमेंट करता है, जिसको मोटर कोर्टेक्स कहते हैं। वॉलंटरी मूवमेंट मतलब जो हम अपनी इच्छा से मूव कर रहे हैं मसल को, वो किस वजह से हो रहा है, फ्रंटल लोब की वजह से। देन आता है स्पीच प्रोडक्शन। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है फ्रंटल लोब में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोकास एरिया। ये क्या करता है, स्पीच प्रोडक्शन, जो हम बोल रहे हैं, ये जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं, प्रॉपर वर्ड्स जिससे आपको समझ आ रहा है, ये स्पीच को प्रोड्यूस करने के लिए, स्पीच के वर्ड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कौन हेल्पफुल है, फ्रंटल लोब। देन आता है पर्सनैलिटी, बिहेवियर और रीजनिंग। हमारी पर्सनैलिटी, इमोशंस, बिहेवियर, रीजनिंग, ये कौन करता है, फ्रंटल लोब करता है। अब पैराइटल लोब क्या करता है, ये सेंसेशन प्रोवाइड करता है, टच, पेन, टेम्परेचर, जो हमें टच, पेन, टेम्परेचर होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल अवेयरनेस। स्पेशल अवेयरनेस मतलब स्पेस में अवेयरनेस, कि हमारी बॉडी के लिए हम अवेयर हैं कि हमारा हैंड कहाँ जा रहा है, हम कहाँ देख रहे हैं, हमारे आसपास क्या है, प्लेट में क्या पड़ा है, बेड पर क्या पड़ा है। तो ये सभी अवेयरनेस है हमें अपनी स्पेस की भी, अपनी बॉडी की भी उस स्पेस में। तो ये जो अवेयरनेस है ये पैराइटल लोब की वजह से है, जिसकी वजह से हम जब चलते हैं तो हम इधर उधर टकराते नहीं हैं। अब दूसरा आता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब क्या करता है, ये आप याद रखिए कि ये साइड पर है टेम्पोरल लोब। तो यहाँ पर साइड पे भी क्या है, कान है। तो ये हियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनने से ही आप क्या याद रखेंगे, अंडरस्टैंडिंग स्पीच। यहाँ पर टेम्पोरल लोब में बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है जिसको वर्निक्स एरिया बोलते हैं। तो मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो ये क्या है, प्रॉपर आपको समझ आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ। लाइक अगर आप पूछोगे मेरे से कि टाइम क्या हो रहा है, आज दिन कौन सा है, तो मैं प्रॉपर बोलूंगी कि ये टाइम हो रहा है एंड आज ये दिन है एंड मेरा नाम ये है। तो ये मैं प्रॉपरली बोलूंगी और आपको प्रॉपरली समझ आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर स्ट्रोक होता है, वर्निक्स एरिया में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती और वर्निक्स एरिया के न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, तो इन पर्सन को स्पीच अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है। जैसे कि वो आगे वाला पर्सन उनसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है, लेकिन वो कुछ और ही बोलने लग जाएगा और एक वर्ड, अलग अलग वर्ड होंगे उस सेंटेंस में। जैसे कि अगर उससे पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मेरा नाम ये है, वो ये बोलेगा मौसम, कमरे में, खाना, अच्छा है, बुरा है, ऐसे कुछ बोलेगा जिसकी कोई भी सेंस नहीं बनेगी, मीनिंगलेस होगा। तो ये पर्सन को क्या है कि ये बोल तो सही सकते हैं अगर वर्निक्स एरिया अफेक्ट होता है, लेकिन जो ये बोलेंगे उसका कोई मीनिंग नहीं बनता। ऐसे ही जो ब्रोकस एरिया है जो कि फ्रंटल लोब में है, ये पर्सन क्या है, इनको शब्द नहीं मिल रहे, ये बोल नहीं पाते, ये वर्ड्स नहीं बना पाते, इनको समझ सारा आ रहा है लेकिन ये बोल नहीं पाते प्रॉपर। अब टेम्पोरल लोब में मेमोरी, यादाश्त के लिए भी टेम्पोरल लोब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है ओसिपिटल लोब जो कि बैक ऑफ द हेड में होता है, वो हमारे विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने के लिए। अब ये जो ब्रेन स्टेम है, ये ब्रेन स्टेम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जो लाइफ सेविंग जो भी फंक्शंस है वो यही परफॉर्म कर रही है। तो बेसिक लाइफ फंक्शन जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट रेट को कंट्रोल करना और कॉन्शियसनेस।
तो ये यहाँ पर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो कि हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को ये कंट्रोल करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेरिबेलम क्या करता है, ये बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बनाता है कि जो हमारा प्रॉपर बैलेंस बनता है, गेट है, कोऑर्डिनेशन करना, ये सेरिबेलम की वजह से होता है। अब जो ब्लड सप्लाई कर रही है प्रोवाइड जो आर्टरीज, वो मेन कौन सी है, जैसे कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये मेन है, देन वर्टिब्रल आर्टरी जो कि ब्रेन को सप्लाई कर रही है, देन ये आगे फर्दर ब्रांचेस हो जाती हैं जैसे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, बेसिलर आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन इनकी फर्दर ब्रांचेस हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि इन ब्लड वेसल्स में अगर क्लोट बनता है जो कि मेन ब्लड वेसल्स हैं, तो स्ट्रोक के चांसेस हो जाते हैं। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं, साइन एंड सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि कौन सा एरिया अफेक्ट हुआ है ब्रेन का, कौन से एरिया में स्ट्रोक हुआ है, ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हुई है। तो सबसे पहले दो चीजें मैं आपको बताऊंगी, एक होता है हमारा राइट हेमिस्फीयर, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सेरिब्रम जो है वो एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है और एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है। जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी की मूवमेंट को, और जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो हमारी राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, बॉडी मूवमेंट को। तो अगर राइट हेमिस्फीयर में प्रॉब्लम आती है तो लेफ्ट साइड का पैरालाइज होता है, लेफ्ट साइड की बॉडी पैरालाइज होता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रालेटरल। तो ये सिचुएशन क्या है, कॉन्ट्रालेटरल, कि हमारी बॉडी किससे कंट्रोल होती है, ब्रेन के ऑपोजिट हेमिस्फीयर से। और लेफ्ट साइड में अगर स्ट्रोक आता है तो राइट साइड पैरालाइज होगा, ये आपको याद रखना है। अब जो राइट हेमिस्फीयर है वो और क्या कंट्रोल करता है, तो अगर राइट हेमिस्फीयर में स्ट्रोक होता है तो क्या क्या चीजें आप देखोगे, पुअर स्पेशियल अवेयरनेस, कि जो स्पेस की जो अवेयरनेस है, हमारी बॉडी की जो अवेयरनेस है वो पुअर हो जाएगी। तो निग्लेक्ट ऑफ लेफ्ट साइड। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लेफ्ट साइड का निग्लेक्ट क्यों बोला है। तो जो पैराइटल लोब है, जो कि अभी हमने देखा था कि जो पैराइटल लोब है वो क्या करता है, स्पेस की अवेयरनेस देता है, हमारी बॉडी स्पेस में है और सराउंडिंग की अवेयरनेस देता है। अब जो राइट पैराइटल लोब है वो क्या करता है, वो राइट प्लस लेफ्ट दोनों साइड की बॉडी की अवेयरनेस को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट पैराइटल लोब है वो सिर्फ राइट साइड की बॉडी की अवेयरनेस को कंट्रोल करता है। तो अगर स्ट्रोक होता है राइट पैराइटल लोब में तो क्या होगा कि लेफ्ट साइड की बॉडी हम निग्लेक्ट करेंगे, लेफ्ट साइड की बॉडी की अवेयरनेस नहीं रहेगी और सराउंडिंग की भी। सो सपोज अगर प्लेट में कोई खाना पड़ा है तो जो पेशेंट है अगर उसको राइट पैराइटल लोब में स्ट्रोक हुआ है तो वो सिर्फ क्या करेगा, राइट साइड का खाना खाएगा और लेफ्ट को निग्लेक्ट करेगा। तो ये बात है। और जैसे कि अगर कपड़े डालेगा, ड्रेस करेगा तो सिर्फ राइट साइड को ही सजाएगा, लेफ्ट को इग्नोर करेगा। अब जो लेफ्ट साइड की पैराइटल लोब है वो क्या करता है, वो राइट साइड की बॉडी अवेयरनेस को और सराउंडिंग को कंट्रोल करता है। तो अगर लेफ्ट पैराइटल लोब में स्ट्रोक होता भी है तो भी क्या होगा कि कोई भी साइड की बॉडी निग्लेक्ट नहीं होगी, क्योंकि जो राइट पैराइटल लोब है वो दोनों को कंट्रोल कर रहा है, लेफ्ट को भी कर रहा है, राइट को भी कर रहा है। लेकिन अगर राइट पैराइटल लोब में स्ट्रोक होता है तो लेफ्ट साइड की बॉडी निग्लेक्ट होगी, क्योंकि जो लेफ्ट पैराइटल लोब है वो सिर्फ राइट को ही कंट्रोल कर रहा है। तो राइट पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट वहां पर है राइट को कंट्रोल करने के लिए। लेफ्ट वाला अवेयरनेस, लेफ्ट साइड जो है वो निग्लेक्ट रहेगी, इसलिए निग्लेक्शन कहाँ की होगी, लेफ्ट साइड की होगी, चाहे राइट पैराइटल लोब अफेक्ट हो चाहे लेफ्ट हो। अब आता है इंपल्सिव बिहेवियर। अगर राइट हेमिस्फीयर अफेक्ट होता है तो इंपल्सिव बिहेवियर रहता है, गुस्सा आता है पेशेंट को, जजमेंट पुअर रहती है, रिकॉग्नाइजिंग पीपल और शेप्स, जो लोगों को वो जानता था या जो शेप्स को वो समझता था पर्सन वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। लेफ्ट हेमिस्फीयर में मैंने आपको बताया अगर स्ट्रोक आता है एक तो राइट साइड पैरालिसिस होगा और एफेजिया, स्पीच प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्टी इन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो लेफ्ट से आप याद रखिए, लेफ्ट मतलब लॉजिकल, जो लेफ्ट साइड होती है ब्रेन, जो लेफ्ट साइड होती है ब्रेन की वो लॉजिकल साइड होती है, जिसमें मैथ सॉल्व करना, रीडिंग करना, राइटिंग करना, स्पीकिंग करना, ये सभी आता है। तो ये सभी चीजें अफेक्ट होंगी अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर अफेक्ट होता है। और स्पीच प्रॉब्लम्स आती है, स्पीच प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, एफेजिया बोलते हैं। अब जो भी एरियाज हैं जैसे कि ब्रोकास एरिया जो कि फ्रंटल लोब में है और वर्निक्स एरिया जो कि हमने टेम्पोरल लोब में पढ़ा, ये दोनों क्या है, स्पीच के लिए हेल्पफुल है, स्पीच बोलने के लिए और स्पीच समझने के लिए। अब ये दोनों क्या होते हैं, जैसे मोस्टली जो पीपल होते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं तो उनका लेफ्ट साइड डोमिनेंट होता है ब्रेन का। तो ये एरियाज क्या है, ये लेफ्ट साइड में डोमिनेंट रहते हैं, वर्निक्स एरिया और ब्रोकास एरिया।
तो ये आप समझो। अब आता है फ्रंटल लोब। अगर फ्रंटल लोब में स्ट्रोक होता है तो क्या होगा, वीकनेस, पैरालिसिस ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। तो जिस साइड का फ्रंटल लोब अफेक्ट हुआ है उससे ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगी, पैरालाइज हो जाएगी। स्लर्ड स्पीच और इनेबिलिटी टू टॉक, ब्रोकस एफेजिया, क्योंकि ब्रोकस एरिया फ्रंटल लोब में है तो स्पीच बोलने में प्रॉब्लम आएगी, स्लर्ड स्पीच होगी, ऐसे बड़बड़ा के बोलेगा, अच्छे से नहीं बोला जाएगा उससे, जिसको स्लर्ड स्पीच बोलते हैं। आपको देख के पता लग जाएगा कि ये जो पर्सन है पहले जैसे बोल रहा था वो वैसे नहीं बोल रहा, इसको बोलने में प्रॉब्लम आ रही है। इनएबिलिटी टू टॉक इफ लेफ्ट फ्रंटल लोब, तो लेफ्ट फ्रंटल लोब अगर अफेक्ट होता है तभी ये प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो राइट साइडेड इंडिविजुअल होते हैं मोस्टली उनका लेफ्ट एरिया डोमिनेंट होता है ब्रेन का, तो वहीं पर ब्रोकस एरिया या फिर वर्निक्स एरिया उनका डोमिनेंट रहता है। तो अगर लेफ्ट साइड अफेक्ट होगी तभी ये सिम्टम्स आते हैं स्पीच के। देन आता है पर्सनैलिटी और बिहेवियर चेंज होगा, क्योंकि फ्रंटल लोब में पर्सनैलिटी और बिहेवियर का भी आता है। देन आता है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब में लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन ऑपोजिट साइड, जैसे कि मैंने बताया कि पैराइटल लोब किसके लिए, स्पेस की अवेयरनेस के लिए, सेंसेस के लिए, तो ऑपोजिट साइड अफेक्ट होगी। बट अगेन मैंने बताया कि लेफ्ट साइड निग्लेक्ट होगी, क्यों उसका मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। निग्लेक्ट ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी स्पेशली इफ राइट पैराइटल लोब स्ट्रोक, क्योंकि अब राइट पैराइटल लोब अगर अफेक्ट होता है तो राइट दोनों को कंट्रोल कर रहा है, लेफ्ट को भी कर रहा है, राइट को भी कर रहा है, लेकिन जो लेफ्ट है वो क्या कर रहा है, राइट को कंट्रोल कर रहा है। तो क्या होगा कि लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी ही निग्लेक्ट होगी, क्योंकि दूसरा ऑपोजिट को कंट्रोल कर रहा है। देन आता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब किसके लिए, हियरिंग के लिए। तो एक तो हियरिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, मेमोरी के लिए तो याददाश्त कमजोर होगी, मेमोरी प्रॉब्लम्स आएंगी, और ट्रबल अंडरस्टैंडिंग स्पीच, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्निक्स एफेजिया इफ लेफ्ट टेम्पोरल लोब अगेन लेफ्ट साइड क्या है, डोमिनेंट है। तो जो बोल रहा है उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, मीनिंगलेस बातें होंगी। ऑसिपिटल लोब विजन में हेल्पफुल होता है, तो इसलिए विजुअल डिफेक्ट्स आएंगे, जैसे कि पार्शियल ब्लाइंडनेस ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द विजन, तो हेमी एनोपिया, तो पार्शियल विजन लॉस होगा, जैसे कि लाइक पूरा जो विजन फील्ड है या तो उसका राइट साइड दिखाई नहीं देगा या फिर लेफ्ट साइड दिखाई नहीं देगा। तो अगर लेफ्ट ऑसिपिटल लोब स्ट्रोक हुआ है, तो अगर लेफ्ट साइड का जो ऑसिपिटल लोब है उसमें स्ट्रोक आया तो क्या होगा, राइट हाफ ऑफ द विजन फील्ड इज लॉस, ऑपोजिट साइड, तो राइट साइड का जो हाफ विजन है वो नहीं दिखेगा। तो मतलब जैसे पूरा विजन दिख रहा है तो राइट साइड नहीं दिखेगी उसकी, जैसे कि हमको जो दिख रहा है तो उसका राइट साइड नहीं दिखेगा। इसका उल्टा राइट ऑसिपिटल लोब में अगर स्ट्रोक आता है तो लेफ्ट हाफ ऑफ द विजन फील्ड लॉस हो जाता है दोनों ही आईज में। अब सेरिबेलम क्या करता है, ये लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन के लिए क्योंकि हेल्पफुल है, तो गेट नहीं बनेगा, बैलेंस नहीं बनेगा, अनस्टेडी गेट होगा, वर्टिगो, डिजीनेस, चक्कर आना, नोजिया। तो अगर पेशेंट का सेरिबेलम इफेक्ट हुआ है तो उसका गेट प्रॉपर नहीं होगा और वो हाई रिस्क ऑफ इंजरी पर होगा। ब्रेन स्टेम, अगर ब्रेन स्टेम अफेक्ट होता है तो ये तो लाइफ थ्रेटनिंग ही है, क्योंकि ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो जाएगी, हार्ट रेट इरेगुलर हो जाएगी, स्वेलिंग, और पेशेंट क्या चल जाएगा, कोमा में भी जा सकता है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फास्ट। फास्ट क्या है, अर्ली डिटेक्शन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है फास्ट, ये सबको पता होना चाहिए। फास्ट क्या है, FAST, एफ का मतलब है फेशियल ड्रूपिंग, मतलब फेस का एक साइड से ड्रूप होना, मतलब गिरना। तो ये इधर साइड से फेस क्या है, उसका ड्रूप हो रखा है। तो स्ट्रोक, अगर किसी पेशेंट को हमने देखना है कि उसको स्ट्रोक तो नहीं है, तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप स्माइल करके दिखाओ। तो जब वो स्माइल करेगा तो उसका एक साइड जो है फेस का वो गिरा हुआ होगा, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा स्माइल में, तो प्रॉपर हमको दिख जाएगा कि उसको एक साइड वीकनेस हो गई है। दूसरा है आर्म वीकनेस, ए से आर्म, तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि अपने लिम्स को इस तरह से उठाओ। अगर उसकी एक आर्म क्या है वीकनेस उसमें आ रही है तो इट मीन्स स्ट्रोक हो सकता है। देन है एज फॉर स्पीच डिफिकल्टी, तो अगर उसकी स्लर्ड स्पीच है, प्रॉपर नहीं बोल पा रहा, बोलने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर समझने में प्रॉब्लम आ रही है, जो उसको बोल रहे हैं वो समझने में प्रॉब्लम आ रही है, या जो वो बोल रहा है उसकी कोई सेंस नहीं बन रही, तो स्पीच डिफिकल्टी फॉर एस। देन टी फॉर टाइम टू कॉल 911, क्योंकि ये इमरजेंसी है, इसमें जितना जल्दी आप पहुंचाओगे पेशेंट को उतनी जल्दी वो ठीक होगा। तो इसका जो गोल्डन पीरियड होता है वो कुछ आवर्स का ही होता है, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों है ये। तो 3 से 4 घंटे में पेशेंट को क्या है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हॉस्पिटल में पहुंचना होता है। अगर उसके बाद पहुंचता है तो काफी परमानेंट डैमेज हो जाता है। अब ये है फास्ट अर्ली डिटेक्शन के लिए, यहाँ पर BE भी ऐड किया गया है, बी फास्ट या फिर एक्ट फास्ट। अब BE से क्या है ये भी आप याद रखेंगे कि बैलेंस, अगर बैलेंस प्रॉब्लम हो रही है, या फिर E फॉर आई विजन, आई मतलब अगर विजन भी ब्लर है या फिर विजन में प्रॉब्लम आ रही है तो भी स्ट्रोक हो सकता है।
अब डायग्नोज कैसे करते हैं, क्या क्या टेस्ट करेंगे, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल में आता है सिटी स्कैन किया जाता है। सिटी स्कैन नॉन कंट्रास्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि इस्कीमिक स्ट्रोक है या फिर हेमरेजिक स्ट्रोक है, क्योंकि दोनों की जो मैनेजमेंट है और जो मेडिसिन हैं वो अलग अलग हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस्कीमिया अगर होगा तो सिटी स्कैन में ब्लीडिंग नहीं दिखाई देगी, हेमरेजिक होगा तो ब्राइट व्हाइट एरिया दिखाई देगा, ब्लड दिखेगा। तो ये सिटी स्कैन सबसे पहले किया जाता है और मस्ट बी गिवन विद इन 4.5 आवर्स ऑफ सिम्टम स्टार्ट। तो ये जो सिटी स्कैन है ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत जल्दी किया जाए, जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी क्या है ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा इस्कीमिया के लिए या फिर हेमरेज के लिए। देन आता है एमआरआई। एमआरआई क्या बताता है, और डिटेल वीडियोस या फिर डिटेल पिक्चर्स बताता है ब्रेन की या फिर एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है स्ट्रोक की। सेरिब्रल एंजियोग्राफी मतलब जो सेरिब्रल आर्टरी है वहां पर डाई इंजेक्ट किया जाता है और ब्लड वेसल्स को विजुअलाइज किया जाता है। दिस कैरोटिड डॉपलर, तो कैरोटिड में हम कैरोटिड आर्टरीज को चेक करते हैं कि उसमें नैरोइंग वगैरह तो नहीं है। देन ईसीजी और एकोकार्डियोग्राम, इसमें हम हार्ट के टेस्ट करते हैं। तो एको करते हैं कि हार्ट में प्रॉब्लम देखने के लिए कि अगर एम्बोलाई मतलब कि जो क्लोट है वो हार्ट से ट्रेवल हुआ है तो हार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जहां से क्लोट ट्रेवल हो रहा है। देन ब्लड टेस्ट करना होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, इन्फेक्शन, एनीमिया देखने के लिए। ब्लड ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायबिटीज मेलाइटिस बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। ब्लड ग्लूकोज, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल चेक करने के लिए। कोगुलेशन स्टडी मतलब ब्लीडिंग टाइम और क्लोटिंग टाइम चेक करने के लिए। प्रोथ्रोम्बिन टाइम आता है, इसमें आईएनआर आता है, एपीटीटी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तो ये सभी हम क्यों करते हैं, ये जो कोगुलेशन स्टडीज हैं ये इसलिए की जाती है देखने के लिए कि ब्लीडिंग रिस्क तो नहीं है, ब्लीडिंग बहुत इजीली तो नहीं हो रही या फिर क्लोट्स बहुत जल्दी तो नहीं बन रही। अगर पेशेंट कोई ड्रग पर है, वार्फरिन पर है, हेपरिन पर है ऑलरेडी, तो उसके लिए भी चेक किया जाता है। प्लस जो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी आगे देनी होती है क्लोट को डिसॉल्व करने के लिए, उससे पहले भी ये टेस्ट किए जाते हैं चेक करने के लिए कि ब्लीडिंग रिस्क बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो जाए। अब आता है मैनेजमेंट। सो इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या होगी, फर्स्ट 24 आवर्स में जैसे ही पेशेंट आता है सबसे पहले ABC, A फॉर एयरवे, एयरवे को क्लियर करना है, सक्शन करना है अगर चाहिए तो। B फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग देखनी है उसकी। ऑक्सीजन SpO2 जो है 94 से कम तो नहीं, ऑक्सीजन देनी है पेशेंट को। C फॉर सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मेंटेन कैसे करेंगे, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेंगे। और IV फ्लूइड्स तब देंगे अगर ब्लड प्रेशर बहुत डाउन है, हाइपोटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए। या फिर वैसे भी IV फ्लूइड्स दे सकते हैं बट नॉर्मल सलाइन ही इसमें देना होता है। डेक्स्ट्रोज इसमें नहीं देना होता, ब्लड ग्लूकोज बढ़ा सकता है, नॉर्मल सलाइन ही देना होता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज ना हो जाए, वो सभी चीजें देखनी होती है। या फिर हाइपरटोनिक सलाइन देना होता है। देन आता है मॉनिटर वाइटल साइंस। वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करेंगे, ग्लासगो कोमा स्केल और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे। सिटी स्कैन, इमीडिएटली सिटी स्कैन किया जाता है टाइप ऑफ स्ट्रोक को देखने के लिए, कौन सा टाइप है, क्योंकि उसी के बेसिस पर आगे मैनेजमेंट होगी। कंप्लीट ब्लड काउंट जाएगा, कोगुलेशन प्रोफाइल होगी, ब्लड शुगर चेक होगा, IV लाइन स्टार्ट हो जाएगी। गोल्डन पीरियड क्या होता है देखो, 4.5 आवर्स फॉर गिविंग TPA। अब मोस्टली जो 85% केसेस है वो किसके थे, इस्कीमिक स्ट्रोक के, मतलब क्लोट बन रहा था। क्लोट को तोड़ने के लिए, उसको डिसॉल्व करने के लिए थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी दी जाती है जिसको क्या बोलते हैं, TPA। TPA क्या है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये क्या करता है, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करता है जिससे क्या होता है कि क्लोट डिसॉल्व होता है, क्लोट ब्रेकडाउन होता है, जिसका सॉल्ट क्या हो सकता है, ऑल्टीप्लेस। तो ये इस्कीमिक स्ट्रोक में ये दिया जाता है और ये 4.5 घंटे मैक्स तब तक दिया जाता है, उसके बाद इसका कोई काम नहीं होता, क्योंकि क्या होता है तब तक परमानेंट डैमेज हो चुका होता है, रिवर्सिबल नहीं हो पाता। 4.5 घंटे तक अगर दे दें इसको स्ट्रोक स्टार्ट होने के, तो स्ट्रोक के जैसे ही सिम्टम्स आए उसके मैक्स 4.5 घंटे तक अगर ये दे दिया तो क्लोट डिसॉल्व होगा, दोबारा से वहाँ ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो सकती है और काफ़ी हद तक डैमेज को बचाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, परमानेंट डैमेज हो जाता है जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो अगर TPA दे भी देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और ब्लीडिंग रिस्क और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो TPA इसलिए इंपॉर्टेंट है टाइम को नोट करना कि स्ट्रोक कब स्टार्ट हुआ था, सिम्टम कब स्टार्ट हुए थे, वो टाइम को नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट, नर्सेज के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी और इवन फैमिली मेंबर्स के लिए भी। अगर कोई पेशेंट को स्ट्रोक होता है तो टाइम नोट कर लो, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा जाकर कि किस टाइम हुआ था, क्योंकि 4.5 घंटे तक ये देना होता है। देन आता है स्ट्रिक्ट BP कंट्रोल बिफोर गिविंग TPA। तो TPA देने से पहले BP पहले कंट्रोल करना होता है, तो बहुत ज़्यादा हाई BP में नहीं देंगे। तो BP कितना होना चाहिए, जो गाइडलाइन वो क्या है, 185
बाय 110 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम होना चाहिए। अब मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ इस्कीमिक स्ट्रोक, दोनों की अलग है, इस्कीमिक की अलग है, हेमरेजिक की अलग है। इस्कीमिक में क्या होता है, हमारा गोल क्या रहेगा, ब्लड फ्लो को रिस्टोर करना जितना जल्दी हो सके ब्रेन टिश्यू को बचाने के लिए, क्लोट को हमने हटाना है वहां से। थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स मतलब जो थ्रोम्बस को ब्रेक डाउन करेंगे, वो क्या है, टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जिसको ऑल्टीप्लेज भी बोलते हैं, ये क्लोट को डिसॉल्व करता है। प्री कंडीशन क्या रहेगी, एक सीटी स्कैन हम जरूर करेंगे कंफर्म करने से पहले कि हेमरेजिक तो नहीं। अगर हेमरेजिक होगा तो अगर ये दे दिया तो क्या है, ब्लीडिंग तो और ज्यादा हो जाएगी। अब एंटीप्लेटलेट्स क्या करेंगे, एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल, ये क्या करती हैं, एंटीप्लेटलेट, प्लेटलेट के अगेंस्ट काम करती है, तो नए जो ब्लड क्लोट है वो वहां पर नहीं बनते। बहुत सारे पेशेंट पहले से ही एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल पर होते हैं। एंटाइकोगुलेंट्स जैसे कि हेपरिन हो गया, वॉरफरिन हो गया, अगर हार्ट की कंडीशन है जैसे एएफ है, एमआई है, तो इन कंडीशन में हेपरिन या वॉरफरिन दिया जाता है। अब थ्रोम्बेक्टमी, कई केसेस में क्या होता है कि जो थ्रोम्बस है उसको ग्रोइन के थ्रू, फीमर के थ्रू एक कैथेटर डालते हैं और कैथेटर को उस ब्रेन की आर्टरी तक ले जाते हैं जहां पर क्लोट है, और फिर वहां पर या तो कोई स्टेंट होता है जो कि उस क्लोट को क्रैप कर लेता है, वहां पर वो जो क्लोट है वो स्टेंट में ट्रैप हो जाता है, या फिर क्या करते हैं कि वहां से सक्शन के थ्रू उसको निकाल लेते हैं, एस्पिरेट कर लेते हैं। ये मोस्टली जो बड़े क्लोट होते हैं उनके लिए यूज होता है, जैसे कि अगर मिडल सेरिब्रल आर्टरी है या फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वहां पर है। देन आता है स्टैटिन, स्टैटिन्स मतलब जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को लोअर करते हैं, जैसे कि टोरवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स होते हैं। ब्लड प्रेशर को कंटिन्यूस मॉनिटर करना है क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत लो नहीं होना चाहिए। ग्लूकोज को भी चेक करना है। मेंटेन हाइड्रेशन विद नॉर्मल सेलाइन, तो हाइड्रेशन हमेशा नॉर्मल सेलाइन से ही करनी है, अभी मैं बताऊंगी क्यों। अब आता है मेडिकल मैनेजमेंट फॉर हेमोरेजिक स्ट्रोक। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हमारा गोल क्या है, ब्लीडिंग को स्टॉप करना, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रिड्यूस करना, एडिक्वेट ब्लड फ्लो को मेंटेन करना टू द रेस्ट ऑफ द ब्रेन, ताकि बाकी जो ब्रेन के टिश्यू है वो डैमेज ना हो जाए। तो सबसे पहले ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे। अगर कोई पेशेंट एंटाइकोगुलेंट या एंटीप्लेटलेट ले रहा है पहले से ही, एक तो उसको बिल्कुल बंद करेंगे, नहीं देंगे, खुद से भी नहीं देंगे, क्योंकि सिटी स्कैन से कंफर्म करना है इस्केमिक है या हेमरेजिक है। तो हेमरेजिक है तो एंटीप्लेटलेट, एंटाइकोगुलेंट नहीं देना। अगर पेशेंट ब्लड थिनर पर था पहले से ही, जैसे कि वॉरफरिन पर था या फिर हेपरिन पर था, तो उनके एंटीडोट दे देंगे, जैसे विटामिन के फॉर वॉरफरिन और प्रोटामिन सल्फेट फॉर हेपरिन। अब उसके बाद आता है कंट्रोल बीपी। बीपी को कंट्रोल करना यहाँ बहुत जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा तो ब्लीडिंग और ज्यादा इंक्रीज होती है। बहुत कम ब्लड प्रेशर चला गया तो इट मींस ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई, तो उसको भी हमने मेंटेन करना है। अब ज्यादा है, हाई बीपी है, तो उसको वो ब्लीडिंग का इंक्रीज हो जाता है रिस्क। बीपी शुड नॉट ड्रॉप टू फास्ट। अगर हाई बीपी है उसको लो करना है, बट बहुत जल्दी नहीं करना लो, तो उससे भी प्रॉब्लम आएगी। तो सिस्टोलिक बीपी जो है 140 mmHg से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आईवी एंटी हाइपरटेंसिव्स दे सकते हैं, जैसे कि लेबेटालोल। रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब यहाँ पर क्या है कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया है तो हम क्या देंगे, आईवी फ्लूइड्स देंगे। और आईवी फ्लूइड्स कौन से देंगे, आइसोटोनिक फ्लूइड्स देंगे, जैसे कि नॉर्मल सेलाइन। और नॉर्मल सेलाइन क्या है, ये ब्रेन के टिश्यू में एंटर नहीं करता, जिससे क्या है इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज नहीं होता। और या फिर हम क्या देंगे, हाइपरटोनिक सेलाइन। ये क्या करेगा, फ्लूइड को ब्रेन से बाहर निकालेगा, जिससे इंट्राक्रेनियल प्रेशर रिड्यूस होगा। अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले पेशेंट का जो हेड है वो 30 डिग्री एलिवेट कर देना है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स देते हैं मैनिटोल, जिससे क्या होता है कि जो एक्सेसिव जो फ्लूइड है ब्रेन में वो ड्रेन होता रहता है, जिससे इंट्राक्रेनियल प्रेशर रिड्यूस होता है। स्ट्रेनिंग, कफिंग और बेंडिंग नहीं करनी, इससे आईसीपी और इंक्रीज होता है। सीजर्स को प्रिवेंट करना है। ब्लीडिंग से क्या होता है, जब ब्लीडिंग हो जाती है ब्रेन में, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है, तो बाकी के जो ब्रेन टिश्यू है वो इरिटेट हो जाते हैं। जब वो इरिटेट होते हैं तो सीजर्स हो सकते हैं। तो उसके लिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देंगे प्रिवेंट करने के लिए, जैसे कि फेनिटोइन और लेविटिरसेटम। देन आता है न्यूरो सर्जरी। कई केसेस में सर्जरी करनी पड़ती है, जैसे कि जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियोटमी, जो कि ओपन सर्जरी होती है, जिसमें स्कल को ओपन किया जाता है, क्रेनियम को ओपन किया जाता है। उसके बाद वहां पर जो भी ब्लड इकट्ठा हुआ है, हेमाटोमा जो है, उसको रिमूव किया जाता है, और जो ब्लड वेसल जो ब्लीड कर रही है उसको सील किया जाता है या फिर क्लिप लगाया जाता है। अब एन्यूरिज्म अगर रप्चर हो गया है तो एन्यूरिज्म को भी क्लिप लगाया जाता है, इसी तरह से ओपन सर्जरी के थ्रू, या फिर एन्यूरिज्म को कॉइलिंग की जाती है, जिसको एंडोवेस्कुलर प्रोसीजर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि फीमोरल के थ्रू, ग्रोइन के थ्रू अगेन कैथेटर जो है ब्रेन की आर्टरी तक भेजा जाता है, और वहां पर थिन प्लेटिनम के पार्टिकल्स डाले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ब्लड वेसल है वो अंदर से सील हो जाती है।
अब नर्सिंग केयर क्या करना है, टाइम ऑफ स्ट्रोक जरूर रिकॉर्ड करना है, जिससे क्या पता लगता है कि 4.5 घंटे के अंदर अंदर टीपीए देना होता है। उसके बाद रैपिड असेसमेंट, फास्ट और जीसीएस मतलब न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, एबीसी मेंटेन करो, बेड का जो हेड साइड है उसको 30 डिग्री एलिवेट करो, आईसीपी को रिड्यूस करने के लिए पेशेंट को एवरी 2 आवर्स टर्न करना है। क्यों करना है एवरी 2 आवर्स? क्योंकि अब पेशेंट के कुछ साइड जो है बॉडी का वो वीक हो गया है, जिससे प्रेशर सोर हो सकते हैं। सपोर्ट, वीक लिम्स को सपोर्ट करना है पिलो या फिर स्प्लिंट के साथ। चेक स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स, अगर हम पेशेंट को कुछ खाने को दे रहे हैं तो हम पहले स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स चेक करेंगे, गैग रिफ्लेक्स चेक करेंगे, जैसे कि उसके टंग पर स्पैचुला लगाकर हम चेक करेंगे कफ कर रहा है, गैग कर रहा है, तो स्वेलोइंग रिफ्लेक्स सही है। उसके बाद उसको बिल्कुल कुछ सिप देंगे वाटर की, जिससे हम देखें कफ तो नहीं करा, उसके बाद ही फीडिंग स्टार्ट करनी है। बट मोस्टली केसेस में यहाँ पर क्या किया जाता है, एनजी फीडिंग स्टार्ट की जाती है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाली जाती है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मॉनिटर करना होता है, देखना होता है कि पेशेंट को हेडेक तो नहीं हो रही, वॉमिटिंग या फिर अनइक्वल प्यूपिल तो नहीं है, जीसीएस में देखना होता है। ब्लीडिंग चेक करना है, गम्स में, यूरिन में या फिर स्टूल्स में ब्लड तो नहीं आ रहा, इट मीन्स डोज ज़्यादा हो गई है एंटी कोगुलेंट्स की। देन आता है एस्पिरेशन या फिर थ्रोम्बोलिटिक्स की। एस्पिरेशन निमोनिया, क्योंकि क्या है कि प्रॉपर स्वॉलो नहीं कर पा रहा पेशेंट, तो क्या हो सकता है एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है। उसके रिस्क भी हमने, उसके साइंस भी देखने हैं, जैसे कि कफ तो नहीं हो रही पेशेंट को, फीवर या स्पूटम तो नहीं आ रहा। देन आता है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, अगर पेन हो रही है लेग में या स्वेलिंग है तो लेग में थ्रोम्बस बन सकता है, क्योंकि पेशेंट जो है वॉक नहीं कर पाएगा, प्रॉपर बेड रीडर रहेगा, तो लेग्स में थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकती है, उसकी भी केयर होती है, कंप्रेशन, स्ट्रोकिंग, मैट्रेस, एयर मैट्रेसेस वगैरह। देन आता है रिपोर्ट एनी चेंज इन कॉन्शियसनेस, तो एयर मैट्रेस से क्या है, स्किन भी ब्रेक डाउन नहीं होती इजिली। रिपोर्ट एनी चेंज इन कॉन्शियसनेस, कोई कॉन्शियसनेस में चेंजेस आते हैं वो भी रिपोर्ट करना है। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, अब पेशेंट को स्ट्रोक हो गया तो उसके बाद रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करनी है फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मिलके। रिकवरी क्या है, स्लो हो सकती है, बहुत सारे पेशेंट क्या है रिकवर नहीं भी हो पाते, कुछ पेशेंट में थोड़ी बहुत ही रिकवरी हो जाती है। देन आता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इन पेशेंट को डिप्रेशन बहुत इजीली हो जाता है, इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट इनको चाहिए होता है। फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट के साथ मिलकर इनको प्रॉपर सपोर्ट देना जरूरी है। एजुकेट पेशेंट को एजुकेट करना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए, स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करना है, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना है, लाइफस्टाइल चेंज करना है, साथ में ही प्रॉपर मेडिसिन। So I hope आपको stroke clear हुआ. If you understood this video then please like, subscribe and share to my channel. Thank you for watching.